हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री टर्म्स। इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर। जो पार्लियामेंट में दिन का बिजनेस शुरू होता है, जो भी काम शुरू होता है वो शुरू होता है क्वेश्चन आवर से। मतलब कि जो सबसे पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर, जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कौन पूछता है? क्वेश्चन पूछते हैं मेंबर्स और उसके आंसर कौन देता है? वो देते हैं मिनिस्टर्स। अब जो क्वेश्चन होते हैं ये जनरली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेट क्वेश्चन, एक होते हैं अनस्टेट क्वेश्चन और थर्ड होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टेट क्वेश्चन जो होते हैं उसके आंसर देने होते हैं ओरल। मिनिस्टर क्वेश्चन मेंबर क्वेश्चन पूछता है और मिनिस्टर आंसर देता है और मिनिस्टर उसके आंसर ओरली देता है उसी टाइम पे। और इसमें कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो एक दिन में एक मेंबर सिर्फ एक ही स्टेट क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड नंबर पे आते हैं अनस्टेट क्वेश्चन। अनस्टेट क्वेश्चन वो होते हैं जिसके आंसर मिनिस्टर्स ने रिटन में देने होते हैं। इसके लिए उनको 10 दिन का नोटिस भी दिया जाता है और इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, ये भी मेंबर्स ही पूछते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कोई अर्जेंट मैटर पे रिलेटेड होते हैं। कोई अर्जेंट मैटर आ गया, उस पे क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए शॉर्ट नोटिस पे जो मिनिस्टर होते हैं उनको आंसर देने पड़ते हैं। अब ये स्पीकर डिसाइड करता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अर्जेंट है या नहीं है। तो जो मेंबर है उसको साथ में, जब वो क्वेश्चन देता है, अपना क्वेश्चन लेकर आता है मेंबर, उसको साथ में रीजन भी बताना पड़ता है कि किस रीजन से, किस वजह से ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो अर्जेंट है। नेक्स्ट आता है जीरो आवर। अब पहले क्वेश्चन आवर हो गया, क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है जीरो आवर। जीरो आवर जनरली दोपहर के टाइम पे शुरू होता है। यूजुअली जो टाइम होता है इस टाइम पे, जो मिनिस्टर्स इस टाइम पीरियड में जीरो आवर में जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो वाले इशू देखते हैं कि जिस इशू पे उस दिन में उन्होंने डिस्कशन करनी होती है। बेसिकली एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये वाले आज के हमारे टॉपिक है, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो वाले अलग अलग इश्यूज रेज करे जाते हैं जिन पे उन्होंने डिस्कशन करनी होती है। फिर आता है कट मोशन। कट मोशन होता है, ये गवर्नमेंट लेकर आती है कट मोशन। अब ये क्या होता है, अब जो कोई भी मिनिस्टर होता है, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री होती है, उसको कुछ ग्रांट्स दी जाती है कि हाँ ये वाला आपको पैसा एलोकेट दिया जा रहा है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। तो उसमें अगर गवर्नमेंट को लगे कि हाँ ये ज्यादा डिमांड कर रहा है पैसा, तो उस डिमांड में से जो ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट, उसमें से वो उसको कट कर सकती है, उस डिमांड को उसकी कम कर सकती है। सपोज किसी मिनिस्टर ने बोला कि मैंने किसी शहर में स्कूल बनाने हैं, 10 स्कूल बनाने हैं, तो उस पे मेरा इतना खर्चा आ जाएगा। कितना भी खर्चा उसने बोल दिया, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, कि इतना खर्चा आ रहा है। तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो 20 करोड़ तो खर्चा आ नहीं सकता, स्कूल कौन से इतने बड़े बनाने हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि नहीं, तेरा खर्चा बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, काम तो अच्छा है, बट उसकी जो अमाउंट है ना, 20 करोड़ से कम करके 15 करोड़ 10 करोड़ कुछ कम कर देगी। तो उसको बोलते हैं कट मोशन। जो कट मोशन होता है वो इंट्रोड्यूस होता है बजट की प्रेजेंटेशन के बाद। अब पहले क्या होता था, पहले 2 बजट होते थे, रेलवे बजट और जनरल बजट, बट आज की डेट में सिर्फ एक ही बजट होता है। तो जब बजट प्रेजेंट हो जाता है उसके बाद कट मोशन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये वाले जो मोशंस होते हैं, कट मोशन होता है, ये स्पीकर की डिस्क्रिप्शन से आते हैं। तो कट मोशन के थ्रू बेसिकली होता क्या है, इसका मकसद होता है जो ऑपोजिशन वाले होते हैं, कट मोशन के थ्रू वो गवर्नमेंट का ध्यान दिलवाते हैं, जो भी कोई जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है। बेसिकली गवर्नमेंट को वो बताते हैं कि आपने इतना पैसा एलोकेट कर दिया है इस मिनिस्ट्री को ये काम करने के लिए, बट उस पर इतना खर्चा तो आएगा नहीं, वहां पे जमीन तो इतनी महंगी है नहीं है जितना वो मांग रहे हैं, वहां पे ये वाला खर्चा भी कम होता है, वो भी। तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स वो बता रहा है मिनिस्टर, तो उसका जो अपोजिशन वाले हैं वो वाली जो प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट को बेसिकली बताते हैं कि ये ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो उसके बेसिस पे फिर गवर्नमेंट देखती है और उसमें से कुछ पैसा जो है वो कम कर देती है। अब जो कट मोशन होता है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट बोलती है मिनिस्टर को कि ठीक है आप स्कूल बनाना चाहते हो, अच्छी बात है, ठीक है, बच्चों की डेवलपमेंट होगी तो ओवरऑल कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी, तो अच्छी बात है, स्कूल बनवाओ, बट
उसके लिए जो तुम्हारी पॉलिसी है ना वो सही नहीं है, पॉलिसी में दिक्कत है। तो इसलिए जो तुम्हें ग्रांट दी जा रही है, जो डिमांड है तुम्हारी, उसमें से हम 1 रुपया कट कर लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। मतलब कि कट तो कर रहे हैं, कुछ अमाउंट तो कट करनी पड़ेगी ना। अब ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है आपकी पॉलिसी हमें नहीं पसंद आई, तो इसलिए हम तुम्हारा 1 रुपया कम कर रहे हैं। अब 1 रुपए से फर्क तो उसको भी कुछ नहीं पड़ेगा। तो बट गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन वालों की बात भी रख ली और उसकी मिनिस्टर्स की बात भी रख ली। सेकंड में आता है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में क्या बोलती है सरकार? बोलती है कि हाँ ठीक है तुम स्कूल बनवा रहे हो, अच्छी बात है। अब स्कूल बनाने के लिए तुम वहां पे कंप्यूटर लैब बना रहे हो, कंप्यूटर लैब में तुम 50 कंप्यूटर रख रहे हो, बट इतनों की तो जरूरत ही नहीं है, काम तो 20 कंप्यूटर से भी चल जाएगा या 30 कंप्यूटर से भी चल जाएगा। तो इतने लगाने की क्या जरूरत है, तुम थोड़ा कम कर दो। तो तुम अपनी स्पेसिफिक अमाउंट जो है तुम्हारी वो कम कर दो, सो दैट कि जो हमारी इकोनॉमी है उस पर भी ज्यादा इफेक्ट ना पड़े जो तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो उस चीज का। तो इकोनॉमी कट में होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट कम कर दी जाती है। जैसे 10 लाख रुपया एलोकेट किया था तो कुछ अमाउंट कम करके उन्होंने 9 लाख या 8 लाख रुपया उनको दे दिया। नेक्स्ट आता है टोकन कट। टोकन कट में क्या होता है? टोकन कट में गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है तुम्हारा सब कुछ ठीक है, पॉलिसी भी ठीक है, जो काम करने जा रहे हो वो भी ठीक है, बट इसमें कुछ दिक्कतें आती है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट उनको बता देती है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट तुम लगाने जा रहे हो ना, इससे ये वाली स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इस मोशन में यूजुअली क्या होता है, इसमें जो डिमांड होती है अमाउंट की, उस अमाउंट को 100 रुपए कम कर दिया जाता है उस अमाउंट में से, तो उसको बोलते हैं टोकन कट। एक टोकन अमाउंट ऑफ मनी उसमें से कम कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है अडजर्नमेंट मोशन। अडजर्नमेंट मोशन होता है जो हाउस की नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें से अचानक से कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आ जाता है, तो उस पर डिस्कशन करना तो जरूरी है। तो जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होएगी हाउस की, उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा, कुछ टाइम के लिए अडजर्न कर दिया जाएगा, सो दैट कि जो अर्जेंट मैटर आया है उस पर डिस्कशन हो सके। तो इसको बोलते हैं अडजर्नमेंट मोशन। अडजर्नमेंट मोशन कोई भी मेंबर लेकर आ सकता है। अगर उस मोशन पे 50 से ज्यादा मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं तो स्पीकर की परमिशन से वो मोशन पार्लियामेंट में आ जाएगा। जो भी अर्जेंट मैटर है पब्लिक का उसको डिस्कशन किया जाएगा, और जो नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही होती है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। जब वो अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन हो जाती है उसके बाद फिर से जो नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही है उनको कंटिन्यू किया जाता है। अब इसका जो नोटिस होता है एडजर्नमेंट मोशन का, वो डे की सिटिंग से पहले बताना पड़ता है स्पीकर को। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन की। कॉलिंग अटेंशन, कोई भी मेंबर स्पीकर की प्रायर परमिशन से किसी मिनिस्टर की अटेंशन कॉल कर सकता है अगर उसने कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट स्टेटमेंट देनी है तो उसके लिए। अब कोई भी मेंबर पहले स्पीकर की परमिशन लेगा कि हाँ मैंने ये वाली स्टेटमेंट बतानी है पार्लियामेंट में, इसके लिए मुझे स्पीकर्स की अटेंशन चाहिए, स्पीकर्स मेरी बात को सुने। तो अगर स्पीकर को लगे कि हाँ जो उसका मैटर है वो अर्जेंट है तो स्पीकर कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर आता है, मिनिस्टर्स की अटेंशन को कॉल करता है, सो दैट कि जो मेंबर है वो अपनी स्टेटमेंट उनके सामने रख सके। नेक्स्ट आता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन भी मेंबर ही लेकर आता है। अगर किसी मेंबर को लगता है कि जो उसका हाउस है उसको मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर है या किसी हाउस का कोई एक मेंबर है या एक से ज्यादा मेंबर है, वो उस हाउस की प्रिविलेज को ब्रीच कर रहे हैं, उसकी जो भी मान सम्मान होता है हाउस का उसको भंग कर रहे हैं, तो उसके लिए वो मेंबर लेकर आता है प्रिविलेज मोशन। राइट। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है मेंबर रेज करता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी अगर उसको लगे, किसी भी मेंबर को लगे कि जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है वो नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, हाउस की प्रोसीडिंग नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, तो वो मेंबर लेकर आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब ये डिसाइड कौन करता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाने की जरूरत है या नहीं है? ये डिसाइड करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यूजुअली प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा के केस में स्पीकर होता है और राज्यसभा के केस में होता है चेयरमैन। तो फिर अगर उसको लगता है कि हाँ प्रोसीडिंग्स नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, उसको फॉलो नहीं कर रही, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आता है, उसको रेज करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट बात करते हैं वोट ऑन अकाउंट की।
अब जब बजट आता है तो पहले बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसका अप्रूवल होता है। अब बजट की प्रेजेंटेशन और अप्रूवल के बीच में एक गैप होता है, कुछ दिनों का गैप होता है, कुछ टाइम पीरियड का गैप होता है। तो उस टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट ने तो खर्चे चलाने हैं ना, देश के पूरे देश को चला रही है गवर्नमेंट, तो उस टाइम पीरियड में अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, अगर चाहिए, क्या चाहिए होता है गवर्नमेंट को पैसा, तो उस टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट है वो पैसा कहाँ से लेती है, वो पैसा लेती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, बट यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वोटर अकाउंट से पैसा निकाल लेती है उस टाइम पीरियड में जो भी गवर्नमेंट ने खर्चे करने होते हैं। बाद में जितना पैसा वहां से निकाला होता है वो बजट अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है बुलेटिन। बुलेटिन होता है, अब जो डिमांड फॉर ग्रांट आती है, ठीक है, उसके लिए कोई भी, अब सरकार ने एलोकेट किया कि इतनी इतनी ग्रांट्स इस मिनिस्ट्री को दी जाएगी, इतनी ग्रांट इसको दी जाएगी, तो उस ग्रांट्स पे पहले डिस्कशन होती है, कुछ दिनों के लिए डिस्कशन होती है, डेज अलॉट किए जाते हैं कि इतने दिनों तक इस चीज पे डिस्कशन होएगी, फिर हम जो ग्रांट्स है वो उसको दे देंगे मिनिस्ट्री को। तो अब वो जो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए अलॉटेड डेज है, उन डेज का जो लास्ट डे होता है, उस डे पे जो स्पीकर होता है वो जितने भी उस पे जो डिमांड फॉर ग्रांट आई है उस पे सारे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। अगर कुछ रह जाता है, ठीक है, कोई भी आउटस्टैंडिंग मैटर रह जाता है उससे रिलेटेड, तो उसको स्पीकर क्या करता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, और इसको बोलते हैं बुलेटिन। यूजुअली जो बुलेटिन होता है, बुलेटिन में स्पीकर जो डिस्कशन होती है डिमांड्स फॉर ग्रांट पे उसका कंक्लूजन देता है, उसके बारे में बताता है कि अगर हम इसको इतनी ग्रांट्स दे रहे हैं तो ये वाली जो पॉलिसी है उस मिनिस्टर की जिसके लिए वो ग्रांट्स ले रहा है, तो उसके उसमें जो जो चीजें आती है उनको प्रॉपर्ली डिस्कस करके बताता है, और उसका जो एंड पे कंक्लूजन उन्होंने उतने दिनों में निकाला होता है वो कंक्लूजन वो वहां पे बताता है बुलेटिन में। नेक्स्ट बात करते हैं कोरम की। कोरम होता है, अब जो हाउस है, हाउस का बिजनेस करने के लिए वहां पे जो भी बिल आते हैं उनको पास करना है, डिस्कशन करना है, हाउस के बिजनेस में यही चीजें होती है। तो हाउस में ही बिजनेस करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं। ऐसे नहीं है कि हाउस में 2-4 मेंबर भी आ गए तो काम शुरू हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा या जो भी कुछ हो रहा है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब बिजनेस करने के लिए, बिल पास करने के लिए या किसी मैटर पे डिस्कशन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं। वही जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है उसको बोलते हैं कोरम। आर्टिकल 100 में कोरम लिखा हुआ है, और आर्टिकल 100 के अकॉर्डिंग जो इंडिया में कोरम है किसी भी हाउस का वो होता है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। उस हाउस के जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर है उसका जो 1/10 होएगा वो होएगा कोरम। अगर उतने मेंबर प्रेजेंट है तो हाउस में बिजनेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सपोज जैसे कि राज्यसभा में ले लो 250 मेंबर होते हैं टोटल, तो उसका 1/10 कितना हो गया, 25 हो गया। तो अगर हाउस में 25 से कम मेंबर्स है तो हाउस का जो बिजनेस है वो नहीं होगा, कोई भी बिल पास नहीं होगा, किसी भी चीज पर डिस्कशन नहीं होगी। तो डिस्कशन करने के लिए 25 से ज्यादा मेंबर चाहिए। नेक्स्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑफिस में उतनी देर तक रह सकते हैं जितनी देर तक उनको लोकसभा का कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस एक बार विथड्रॉ हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। तो पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उस सरकार के ही मेंबर्स हैं, जो लोकसभा में रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं तो मतलब कि आधे से ज्यादा मेंबर तो नहीं मान रहे हैं ना इसी गवर्नमेंट को, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको रिजाइन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अपनी सरकार गिरा देती है, फिर दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और नई सरकार बनती है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेंसर मोशन। सेंसर मोशन भी अगर हम देखें तो कुछ कुछ नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा ही होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, वो जब आता है तो उसके लिए स्पेसिफिक रीजन बताना पड़ता है कि सरकार के अगेंस्ट चार्जेस लगाने पड़ते हैं कि इस गवर्नमेंट ने ये काम गलत किए हैं, ऐसे ये अच्छे से काम नहीं कर रही, यहाँ पे सरकार ने गलतियां की है, इसीलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में ला रहे हैं। उसका रीजन बताना पड़ता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले। अब सेंसर मोशन में क्या होता है, सेंसर मोशन किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हम लेकर आ सकते हैं या किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हम लेकर आ सकते हैं कि अगर किसी मिनिस्टर ने या किसी यहाँ काउंसिल ऑफ पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ही किसी पॉलिसी को अच्छे से नहीं माना, कोई पॉलिसी उनकी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो हम स्पेसिफिक मिनिस्टर के अगेंस्ट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी सेंसर मोशन हम पार्लियामेंट में ला सकते हैं। सेंसर मोशन में जो रीजन बताया जाता है वो प्रिसाइजली न्यूमरेटेड होता है, तो ये स्पीकर डिसाइड करता है कि जो मोशन आ रहा है वो उसको पार्लियामेंट में मूव करना है या नहीं करना। नेक्स्ट है लैमडा सेशन। लैमडा सेशन होता है जब नई पार्लियामेंट बनती है, तो नए पार्लियामेंट का फर्स्ट डे और ओल्ड पार्लियामेंट का लास्ट डे, जब ओल्ड पार्लियामेंट के मेंबर लास्ट डे मिलते हैं और न्यू पार्लियामेंट के मेंबर फर्स्ट डे मिलते हैं, वो सारे इकट्ठे मिलते हैं, तो वो वाला जो टाइम पीरियड होता है तो उसको बोलते हैं लैमडा सेशन। उस सेशन को बोलते हैं, टाइम पीरियड तो नहीं बोलेंगे, वो वाला जो सेशन होता है जिस सेशन में नए पार्लियामेंट के मेंबर और पुराने पार्लियामेंट के मेंबर मिलते हैं, लास्ट टाइम मिलते हैं डिसॉल्व होने से पहले, तो वो होता है लैमडा सेशन। और इस सेशन में जो मेंबर्स दोबारा पार्लियामेंट में री इलेक्ट नहीं हुए, अब देखो कुछ मेंबर तो लोकसभा में री इलेक्ट हो जाते हैं, कुछ मेंबर नहीं होते री इलेक्ट। अब जो मेंबर्स उस पार्लियामेंट में दोबारा से री इलेक्ट नहीं होते, उन मेंबर्स को बोला जाता है लैमडास। नेक्स्ट है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट की जो प्रैक्टिस है वो यूके में ज्यादा प्रेवलेंट है, इंडिया में तो नहीं है, यूके में चलती है। तो वहां पे होता क्या है, वहां पे जो अपोजिशन होती है, एक तो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, एक होती है अपोजिशन। जो अपोजिशन गवर्नमेंट होती है वो पूरी की पूरी अपनी एक कैबिनेट बना के तैयार रखती है, सो दैट कि इन केस जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर रही, रूलिंग गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है किसी वजह से, तो जो ऑपोजिशन वाली गवर्नमेंट है अगर उसको दोबारा से लोग इलेक्ट करते हैं, दोबारा से तो नहीं बोलेंगे, जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको लोग इलेक्ट करके उनकी गवर्नमेंट लेकर आते हैं, तो वो अपनी कैबिनेट वैसे की वैसे ही बना सके। मतलब कि एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट ऑलरेडी वहां पे बनी होती है, जब रूलिंग गवर्नमेंट काम अच्छे से नहीं कर रही, वो जा रही है, तो दूसरी गवर्नमेंट आकर वहां पे उनकी जगह संभाल लेती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन, फंड्स एंड एक्सटेंट ऑफ द पावर्स ऑफ राज्यसभा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।